हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन जहां पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमारा जीपीएससी एआईबी एग्जाम का सिलेबस चल रहा है। तो उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है रिलेटेड है आपके लाइसेंसिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स के रिलेशन में, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स के रिलेशन में। इसके पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करके रखा हुआ है, जो कि चैप्टर 1 है आपका डेफिनेशन से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं, आप यहाँ पे पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि होगा आपके लाइसेंसिंग से रिलेटेड। अब उसको पढ़ने से पहले भैया उसके अंदर हमें कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, कितने रूल्स पढ़ने हैं, वो सब कुछ चीजें यहाँ पे देखते हैं। देखो उसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट को अगर मैं देखता हूं तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल। उसके अंदर सेक्शन पढ़ने हैं हमें 3 से लेकर 28 तक। 28 तक सेक्शन हमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 डेफिनेशन से रिलेटेड था, तो वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें जो पढ़ना है, देखिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR 1989। तो इसके अंदर अगेन चैप्टर नंबर 2 आपको दिखेगा लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल। उसके अंदर हमें रूल पढ़ना है, जो कि रूल है आपके रूल नंबर 3 से लेके रूल नंबर 32 तक। 32 तक यहाँ पे रूल जो है हमें पढ़ने हैं। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसके इस तरीके से इसीलिए बता रहा हूं कि जो आपके सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमें ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर का लाइसेंस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कहाँ पे कर सकते हो, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी फी चाहिए, ये सब कुछ चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट, फीस, या फिर उसके लिए प्रोसीजर किस तरीके से होगा, ये जो चीज है ये आपको CMVR में मिलती है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक्ट और CMVR साथ साथ में पढ़ रहे हैं। मतलब आपका अगर एक पर्टिकुलर चीज सेक्शन बोलता है कि इस तरीके से होनी चाहिए, तो उसके बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, CMVR में आएंगे और देखेंगे कि वो चीज यहाँ पे किस तरीके से लिखी जाती है CMVR के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है, बेस्ट कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। डायरेक्टली कोई रूल या फिर कोई डायरेक्टली आपका सेक्शन कॉपी पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वो सेक्शन के साथ में कौन सा रूल अप्लीकेबल होता है, वो चीज यहाँ पे ढूंढी जा रही है, उसको हमने लिंक अप किया है, और फिर जो है उसके साथ जो है हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि आपके लाइसेंसिंग से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3 से हमें पढ़ना है। तो सेक्शन नंबर 3 की अब बात करते हैं। देखो सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 3, अब यहाँ पे सेक्शन लिखे गए हैं और यहाँ पे उसके हेडिंग्स लिखे गए हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 जो कि रिलेटेड करता है नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 3, तो उसको देखते हैं। देखो सेक्शन नंबर 3, एज लेड डाउन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, अ पर्सन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्राइविंग अ व्हीकल इन यानी पब्लिक प्लेस। मतलब आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई व्हीकल नहीं चला सकते। कब तक नहीं चला सकते, तो आगे लिखा हुआ है unless he holds an effective driving license issued to him by a licensing authority। मतलब ये कि कब तक नहीं चला सकते, जब तक आपको आपके पास उस पर्टिकुलर क्लास का, उस पर्टिकुलर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है। और जो लाइसेंस आपको जो है आपके आरटीओ या फिर आपकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उन्होंने नहीं दिया है, आपके पास आपके नाम का वो लाइसेंस नहीं है, तब तक आप जो है व्हीकल को नहीं चला सकते किसी भी पब्लिक प्लेस में। अब सर आप पूछोगे सर पब्लिक प्लेस क्या है, तो पब्लिक प्लेस का डेफिनेशन जो है इसके पहले हम देख चुके हैं। पब्लिक प्लेस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ये कहता है। अब आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ अब देखेंगे नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस। ये तो सब कुछ चीजें हैं, करेक्ट है, बट ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर लाइसेंस ना होने के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस होने के अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो मैं जो है व्हीकल चला सकता हूं। ये कहां पे लिखेगा आपको, तो दिखेगा देखो एज पर रूल 3, मतलब CMVR 3 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, दैट इज नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज, मतलब किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, रिसीविंग ड्राइविंग ट्रेनिंग विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अपियरिंग हिमसेल्फ फॉर अ टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस टू ड्राइव। मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो व्हीकल को चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है, और प्रैक्टिस करने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको जो है ड्राइविंग टेस्ट देनी है किसी आरटीओ के सामने। ड्राइविंग टेस्ट को अपियर होना है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस करेगा ऑब्वियस है। और अगर वो प्रैक्टिस करेगा भाई, तो उसके पास लाइसेंस तो नहीं है, क्योंकि लाइसेंस निकालने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो प्रैक्टिस जो कर रहा है उसको जो है, ये जो प्रोविजन है सबसे ऊपर ये जो लिखा हुआ है कि लाइसेंस होने, जब तक लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप व्हीकल को नहीं चला सकते, तो ये जो प्रोविजन है उसके लिए जो है अप्लीकेबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो CMVR 3 में, CMVR 3 का जो हेडिंग है वो है जनरल। The provisions of subsection 1 of section 3 shall not apply to a person while receiving instruction। जो यहां पे क्या कर रहा है, व्हीकल को चलाना सीख रहा है।
कौन से कंडीशन के अंदर? इफ सच पर्सन इज द होल्डर ऑफ एन इफेक्टिव लर्नर्स लाइसेंस, जिनके पास लर्निंग लाइसेंस है उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे जो है व्हीकल को चलाने के लिए किसी भी पब्लिक प्लेस पे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बट कब तक नहीं है? जब तक उसका लर्निंग लाइसेंस जो है वो यहाँ पे चल रहा है, उसकी वैलिडिटी चल रही है। एक बार अगर लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई तो उसको जो है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, अदरवाइज जो है वो व्हीकल को नहीं चला सकता। लाइसेंस इश्यूड टू हिम इन फॉर्म 3 टू ड्राइव द व्हीकल, मतलब जिसके पास लर्निंग है उसके लिए जो है ऊपर में जो प्रोविजन हमने पढ़ा कि जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप व्हीकल को नहीं चला सकते, वो प्रोविजन इसको एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज द पर्सन इज अकम्पाइड बाय एन इंस्ट्रक्टर होल्डिंग एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव द व्हीकल एंड सच इंस्ट्रक्टर इज सिटिंग इन सच अ पोजीशन टू कंट्रोल और स्टॉप द व्हीकल। मतलब ये कि जब तक आप लर्निंग लाइसेंस के साथ में व्हीकल की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको ड्राइविंग टेस्ट को फेस करना है आगे जाके, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो व्हीकल के ऊपर तो आपके साथ साथ एक और बंदा चाहिए होगा, और बंदा या फिर इंस्ट्रक्टर बैठा होगा, जो इंस्ट्रक्टर के पास इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और वो इस तरीके से बैठा होगा कि आप अगर व्हीकल को चला रहे हो तो उसके पास भी जो है सेकंड कंट्रोल ऑफ व्हीकल होता है, उसके पास में भी व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो उसके पास चाहिए होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी ड्राइविंग स्कूल की व्हीकल होते हैं उनके पास क्या होता है, ड्यूअल क्लच या फिर ड्यूअल ब्रेक सिस्टम होता है। तो वो क्या करते हैं, उस ड्यूअल ब्रेक या फिर ड्यूअल क्लच सिस्टम से क्या करते हैं, व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। आगे बात करेंगे। अगेन उसमें तीसरी चीज लिखी हुई है इन द फ्रंट एंड द रियर ऑफ द व्हीकल, मतलब जब जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो व्हीकल के ऊपर और आपके साथ में आपका जो है इंस्ट्रक्टर है बैठा हुआ जो कि व्हीकल को कंट्रोल कर सकता है और आपके पास इफेक्टिव लर्निंग लाइसेंस है, तो ऐसे व्हीकल के ऊपर इन द फ्रंट एंड द रियर ऑफ द व्हीकल on a plate or card affixed to the front and the rear of the vehicle later L in the red on a white background is painted। मतलब ऐसे व्हीकल के ऊपर जो है आपको L जो है वो पेंट करना होगा, जो कि L होगा रेड कलर में, और उसके पीछे का बैकग्राउंड जो होगा वो होगा व्हाइट कलर का। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस व्हीकल के ऊपर आपको यहाँ पे L जो है वो पेंट किया हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, L जो है पेंट किया हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये एल पेंटेड किया हुआ है, ये एल यहाँ पे पेंटेड किया हुआ है। तो फ्रंट और रियर में जो है दोनों केस में आपको जो है इस तरीके से जो है एल को पेंट करना है, तभी जाके आप ये जो व्हीकल है उसको चला सकते, इसको चला सकते हो। ये चीज हो गई क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 देखा। सबसेक्शन 1 कहता है कि आप व्हीकल को चला नहीं सकते जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कहां पे नहीं चला सकते, तो पब्लिक प्लेस में नहीं चला सकते। बट उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, उसको काउंटर कर रहा है मेरा CMVR 3। CMVR 3 कहता है कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में जो भी चीजें लिखी हुई है वो अप्लीकेबल नहीं होगी। कौन से केसेस में नहीं अप्लीकेबल होगी, तो वो केसेस उसमें दिए हुए हैं कि आपके पास इफेक्टिव लर्नर लाइसेंस है, आपके साथ में आपका इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है जो ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ है कि व्हीकल को वो कंट्रोल कर सकता है। तीसरी चीज है कि आपके व्हीकल के ऊपर इस तरीके से जो है यल जो है वो पेंट होना चाहिए। तो अगर ये सभी कंडीशन आप सेटिस्फाइड करते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो भी जो है आप पब्लिक प्लेस में व्हीकल को चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है आगे जाके ड्राइविंग टेस्ट को फेस करना है, और उसके बाद अगर वो टेस्ट आप पास होते हो तो आपको जो है आपका जो है परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस चलता है। नेक्स्ट बात करते, देखो सेक्शन नंबर 4 अभी आ गया मेरे पास। सेक्शन 3 देखा, उसके बाद सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 3 देखा। 3 में उसी की प्रोविजंस लिखी हुई है सब कुछ चीजें। अब देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है, अगेन यहाँ पे आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो चीज है आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछी गई है, इसको लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट। सॉरी थोड़ा सा आगे चलते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट, और फिर इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो सेक्शन 4 ये कहता है, सेक्शन 4 का हेडिंग है एज लिमिट फॉर ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, मिनिमम एज कितनी है 18 साल, इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्राइविंग अ व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। कोई भी आदमी जिसका एज 18 साल से कम है वो किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई भी व्हीकल नहीं चला सकता। हाँ बट उसके अंदर भी एक और सब्जेक्टेड टू कंडीशन है, प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है उसको देखते हैं। देखो पहले, a motorcycle with engine capacity not exceeding 50 cc, sorry, not exceeding 50 cc without gear, अगर ऐसा कोई व्हीकल आपके पास है,
ऐसा कोई व्हीकल आपके पास है तो देखो उसके लिए मिनिमम एज लिमिट जो होगी वो होगी 16 ईयर्स। बट उसके साथ 16 ईयर्स एज लिमिट होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन आप करोगे लाइसेंस निकालने के लिए, वो एप्लीकेशन किसको करना है या फिर किसके साथ करना है, तो 16 ईयर्स विद कंसेंट ऑफ पेरेंट और गार्डियन इज नेसेसरी। मतलब आप जब एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसके एप्लीकेशन के ऊपर पेरेंट का जो है वो क्या बोल सकते हो उसको हम, साइन होना जरूरी है, पेरेंट की लिखी हुई साइन होना जरूरी है कि भाई हम जो है इनको परमिशन देते हैं तो ऐसी इस टाइप की व्हीकल चलाने के लिए। और कैसी व्हीकल होगी, तो विदाउट गियर व्हीकल होगी जिसका की इंजन कैपेसिटी कितना होगा, बिलो 50 सीसी। तो इस टाइप की अगर व्हीकल है तो आपका जो एज लिमिट है उसके लिए 16 ईयर्स जो है एप्लीकेबल होता है। और बाकी उसको छोड़ के जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके लिए मिनिमम एज लिमिट कितनी होती है, मिनिमम एज लिमिट होती है 18 ईयर्स। सेकंड देखते हैं एनी टाइप ऑफ व्हीकल, एनी टाइप ऑफ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसके लिए एज लिमिट है 18 ईयर्स। ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान में रखना, स्टार करके इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में कितना होगा, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में मिनिमम एज लिमिट होगा आपका 20 ईयर्स, मिनिमम एज लिमिट होगा 20 ईयर। तो 3 डिफरेंट चीजें हैं। पहला है नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल विदाउट गियर बिलो 50 सीटी, तो 16 ईयर्स। बाकी उसको छोड़ के जितनी व्हीकल्स है वो नॉन ट्रांसपोर्ट टाइप की वो होगी 18 ईयर्स की, और जो ट्रांसपोर्ट टाइप की व्हीकल है उसके लिए होगा 20 ईयर्स। तो ये होगा आपका सेक्शन नंबर 4 जो कि रिलेट करता है एज लिमिट से। आगे बढ़ते हैं, देखो अब सेक्शन 5 की बात आ गई। सेक्शन 5 क्या कहता है उसको देखो, कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। मतलब जो आदमी या फिर जो पर्सन सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4 को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उनके केस में क्या होगा। देखो सेक्शन 5 imposes a responsibility on the owner or person in charge of a vehicle। मतलब व्हीकल के ओनर के ऊपर, ओनर जो है उनके ऊपर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है नॉट टू अलो एनी पर्सन हु डज नॉट हैव इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी व्हीकल का ओनर हूं, मेरे पास कोई व्हीकल है, तो मैं व्हीकल किसी दूसरे आदमी को नहीं दे सकता चलाने के लिए जब तक उसके पास इफेक्टिव लाइसेंस नहीं है, जब तक उस वो जो है पर्टिकुलर पर्सन जो है आपकी जो है मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, और उसके पास अगर यहाँ पे लाइसेंस नहीं है तो मैं जो है मेरी व्हीकल जो है उसको चलाने के लिए नहीं दे सकता। ये जो है ये चीज यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 6 की बात करते हैं। देखो सॉरी, यहाँ पे है हमारा सेक्शन 6, उसका सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 क्या कहता है, तो सबसे सेक्शन 6 का है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड करना है, तो सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 6 कहता है अ पर्सन इज नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 1 ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपके पास 2 लाइसेंस किसी भी केस के अंदर नहीं होने चाहिए, और उसको क्या एक्सेप्शंस है तो वो दिए गए हैं, बट आपको इन जनरल 2 ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप जो है होल्ड नहीं कर सकते एट ए टाइम, और जो कि वैलिड होते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस की बात चल रही है। देखो लर्नर्स लाइसेंस, एक ड्राइविंग लाइसेंस प्लस दूसरे क्लास का लर्निंग लाइसेंस आप होल्ड कर सकते हो। दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड अंडर सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 क्या कहता है, तो सेक्शन 18 रिलेटेड है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आर्मी की व्हीकल्स होती है, उस आर्मी के व्हीकल्स को चलाने के लिए जो कि लाइसेंस दिए जाते हैं वो आर्मी के ऑफिशियल से ही दिए जाते हैं, वो अलग से नहीं आपको लेने पड़ेंगे। जो कि आर्मी में व्हीकल्स होती है उनको चलाने के लिए जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो आर्मी के ऑफिसर्स ही देते हैं। तो लाइसेंस ऑफ या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक्शन 80 रिलेट करता है आर्मी व्हीकल्स के लाइसेंस की रिलेटेड, आर्मी की व्हीकल जो होते हैं उनके लाइसेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट है अ डॉक्यूमेंट इश्यूड अंडर रूल्स मेड अंडर सेक्शन 139 ऑथोराइजिंग अ पर्सन टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल। मतलब अगर आपके पास आर्मी व्हीकल का लाइसेंस है, उसके पास और एक दूसरा लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि आपको आरटीओ ऑथोराइज किए हुए है, तो इन दोनों को आप आपके पास रख सकते हो। दूसरी चीज ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस इन दोनों को आप आपके पास रख सकते हो। तीसरी चीज अगर सेक्शन 139 से आपको कोई एक लाइसेंस मिला है, उसके बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास और है जो कि आपको आरटीओ ने दिया है, तो इन सभी केसेस को आप जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस को साथ में रख सकते हो। हाँ, बट ऐसा नहीं होगा कि 2 ड्राइविंग लाइसेंस जो कि वैलिड है वो आप खुद के पास रख सकते हो, और दोनों जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपको जो है आपके आरटीओ ने दिए हुए हैं, तो ऐसा चीज यहाँ पे
नहीं होने वाला। ठीक है, यह है आपका सेक्शन 6। देखो आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 1 देखा, अब सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। होल्डर ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर्स लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अलाउिंग और गिविंग हिज ड्राइविंग लाइसेंस टू यूज बाय अनदर पर्सन। मतलब ये कि सिंगल आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर लर्निंग लाइसेंस है तो आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते कि भैया तू भी इसी लाइसेंस के ऊपर जो है अपनी व्हीकल चला। हर आदमी के लिए, हर पर्सन के लिए, हर एप्लीकेंट के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा क्या होगा, सेपरेट सेपरेट होगा, या फिर लर्निंग लाइसेंस जो है सेपरेट सेपरेट होगा। और सेपरेट सेपरेट होने के साथ साथ उसके अंदर जो क्लासेस लिखे होंगे वो भी क्या होंगे, सेपरेट सेपरेट होंगे। मतलब सीधी सी बात है भाई, मेरा लाइसेंस जो है मैं किसी दूसरे आदमी को चलाने के लिए नहीं देने वाला, दूसरे आदमी को चलाने के लिए नहीं देने वाला। ये सिंपल सी चीज यहां पे हो सकती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या हेडिंग है सेक्शन 7 का, तो सेक्शन 7 बोलता है मुझे restrictions on the granting of learner's license for certain vehicles। मतलब अगर किसी व्हीकल्स का लर्निंग लाइसेंस आपको लेना है तो उसके अंदर जो है कौन से रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, देखते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है फॉर ऑब्टेनिंग, सबसेक्शन 1 फॉर ऑब्टेनिंग लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू होल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ लाइट मोटर व्हीकल फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसको थोड़ा हम अगेन क्या है इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको अगेन हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछी गई चीज है। मतलब ये कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस निकालना है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस निकालना है तो आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू ड्राइव दी लाइट मोटर व्हीकल, तभी जाके आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस यहां पे निकलने वाला है। तब तक आपको जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, experience of requirement of 1 year driving is not applicable to an e-cart और ई-रिक्शा। अब आप बोलोगे सर ई-कार्ट और ई-रिक्शा ये दोनों जो है ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल करेक्ट है, ये दोनों ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बट इनके केस में जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है वो जो है अप्लीकेबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल थ्रू दे आर अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 ईयर ड्राइविंग इज नॉट, उनके लिए जो है एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगता है ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए। चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो भी चलेगा, बट उसके केस में जो है एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 हमने अभी देखा जिसके अंदर बात करती है 1 ईयर एक्सपीरियंस की। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है उसकी बात करते हैं। देखो एन एप्लीकेंट नॉट कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसकी एज जो है 18 ईयर्स से कम है, रिक्वायर्स रिटन कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट और गार्डियन फॉर ग्रांटिंग हिम अ लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव अ क्लास मोटरसाइकिल विदाउट गियर below 50 cc engine, below 50 cc engine कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी। मतलब अभी अभी हमने देखा सेक्शन नंबर 4 के अंदर कि जो एप्लीकेंट का एज जो है 16 ईयर से ज्यादा है उनको जो है हम जो है ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। किस कौन सी क्लास का, जो क्लास जो है जिस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल का जो इंजन कैपेसिटी है 50 सीसी से कम है और जो मोटरसाइकिल है विदाउट गियर टाइप की है उनके लिए जो है उनको हम पर्टिकुलर वो लाइसेंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। बट अगर वो लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, वो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो उसके जो एप्लीकेशन होगा ना फॉर्म 2 में, उस एप्लीकेशन के ऊपर पेरेंट या फिर उनकी जो गार्डियंस होता है उनकी साइन या फिर उनका जो है परमिशन यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है। आगे बात करेंगे एज पर CMVR 12। अब देखो यहाँ पे CMVR 12 की बात आई, CMVR 3 हमने देखा था, CMVR सीधा 12 उसके रिलेशन में है, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके रिलेशन में है वो चीज है। और आप यहाँ पे बिंदास रहिए, आपके जितने भी CMVR हैं, जितने भी सेक्शन है, सभी सेक्शन सभी CMVR के साथ मैं अटैच करके आपको पढ़ाऊंगा एट द एंड ऑफ पूरा का पूरा सीरीज। आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि सर ये सेक्शन बचा हुआ है, सर ये CMVR तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके सभी सेक्शन, सभी सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल
कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप मुझ पर भरोसा रखिए, पूरा चीज कवर होगा और इस तरीके से कवर होगा, सारी चीजें एक साथ लिंकअप हो जाएगी कि भैया यहां से इस तरीके से ये वो चीज आई, यहां से वो वहां पे गई, तो इस तरीके से आपको पूरा चीज लिंक हो जाएगा। उसके बारे में आप यहाँ पे जो है बेनिफिकर रहिए। आगे चलते देखो, एज पर CMVR 12, इन केस ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल विदाउट गियर, application is required to be signed by parent or guardian of the applicant। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पेरेंट या गार्डियन की जो है साइन यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो नेसेसिटी होती है, नेसेसरी उसकी यहाँ पे होती है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है मेरे पास सेक्शन 8 जो कि रिलेट कर रहा है सबसेक्शन 1 से रिलेटेड। सबसेक्शन 1 उसका हेडिंग क्या है, तो हेडिंग आप बोलोगे सर हेडिंग है उसका ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस अगर आपको निकालना है तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती है उसकी बात करते हैं। देखो, अ पर्सन हु इज अबव द एज लिमिट स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 4, मतलब जिसकी एज लिमिट सेक्शन 4 में दी गई एज लिमिट से ज्यादा है, क्योंकि सेक्शन 4 एज लिमिट के बारे में ही बोलता है, मतलब 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स। driving a vehicle and who is also not disqualified for holding or obtaining driving license subjected to condition laid down in 7(2), मतलब अभी अभी जो सेक्शन हमने 7 पढ़ा उसके अंदर जो भी कंडीशन है उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करना है। सेक्शन नंबर 4 का जो मिनिमम एज लिमिट है उसको ओबे करना है, और उनके बाद मतलब दोनों सेक्शन को अगर आप फॉलो करते हो, उनकी कंडीशंस के अंदर आप अगर बैठते हो, तो फिर क्या होता है, मे अप्लाई, मतलब उस दोनों कंडीशन अप्लाई करना है, सेक्शन 7 की और सेक्शन 4 की, दोनों कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो उसके बाद जो है आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, सॉरी आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहां पे अप्लाई करना है, देखो, मे अप्लाई टू एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द स्टेट, आपके स्टेट में किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग प्रोविजन, सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देखो, कंडीशन नंबर 1, इन विच ही आइदर ऑर्डिनरीली रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस, मतलब जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के एरिया में आप रहते हैं या फिर आप जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के एरिया में अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल में हूं, किसी कॉलेज में हूं, मेरा घर कहीं पे दूसरी जगह है और मैं कहीं पे दूसरी जगह स्कूल या फिर कॉलेज के काम से जो है वो रहता हूं, तो मैं किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकता हूं, चाहे मेरे घर की लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, चाहे मैं जहां पे पढ़ता हूं, जहां पे मेरा कॉलेज है वहां की लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, मैं कहीं पे भी जो है अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जहां पे रहता हूं वहीं पे लाइसेंस निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है, जहां पे मैं पढ़ रहा हूं वहां पे भी जो है मैं मेरा लाइसेंस निकाल सकता हूं, वहां पे भी जो है मैं एप्लीकेशन कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इन विच ही ऑब्टेन्स ड्राइवर्स ट्रेनिंग फ्रॉम अ ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल or established for driving a motor vehicles situated for issue to him a learner's license, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं रहता हूं, एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे एक स्लाइड यहां पे ऐड करते हैं और फिर जो है, हाँ देखो, कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि मेरा फॉर एग्जांपल मेरा होम टाउन जो है, होम टाउन किसी ए सिटी में है, ए सिटी, मेरा जो कॉलेज है जहां पे मैं पढ़ रहा हूं वो किसी बी सिटी में है, तो मैं दोनों के पास जो है अप्लाई कर सकता हूं। दोनों जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, बी सिटी की डिफरेंट होगी, ए सिटी की लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिफरेंट होगी, या फिर आरटीओ होंगे, ए सिटी का आरटीओ होगा, बी सिटी का आरटीओ होगा, तो मैं किसी के भी पास जो है वो अप्लाई कर सकता हूं ड्राइविंग लाइसेंस को निकालने के लिए, पहली चीज है। दूसरा ये बोल रहा है कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैं ए सिटी में रहता हूं, मेरा होम टाउन ए सिटी है, अगेन होम टाउन जो है वो ए नाम का एक कोई सिटी है जहां के आरटीओ को मुझे अप्लाई करना है, बट एक कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल ए सिटी के आरटीओ जो है कुछ कारणवश वहां पे ऐसा समझो कि वहां पे आरटीओ है, या फिर जो अगली चीज जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मेरा ड्राइविंग स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल है जहां पे मुझे सीखना है, ड्राइविंग सीखनी है, वो किसी सी सिटी है, तो जो मैं है किसी भी सिटी के अंदर अप्लाई कर सकता हूं, चाहे वो सिटी बी हो क्योंकि मेरा कॉलेज वहां पे है,
चाहे वो सिटी सी हो जहां पे मेरा ड्राइविंग स्कूल सिचुएटेड है और उस ड्राइविंग स्कूल से जो है मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, तो मैं सिटी सी में भी अप्लाई कर सकता हूं, मैं सिटी ए में भी अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरा वहां पे होम टाउन है, मेरा वहां पे जो है मेरा घर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो आपके स्टेट के अंदर। आगे बात करते हैं, देखो अभी सेक्शन 8 एवरी एप्लीकेशन। अब सबसेक्शन 1 हमने देख लिया, अब सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। एवरी एप्लीकेशन इज सबमिटेड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब जो एप्लीकेशन आप कर रहे हो 1 मस्ट बी इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड मस्ट इंक्लूड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, उसके पास कुछ, उसके साथ कुछ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अप्लाई देने होते हैं अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड फी। अब ये जो फी दी हुई होती है वो आपको CMVR 32 में दी हुई है, CMVR 32, अकॉर्डिंग टू CMVR 32 आपको जो है फी पे करना होता है। अब ये जो चीज है वो कौन बताएगा आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस तरीके से आपको जो है कौन से फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन करना है, तो उसकी बात करते हैं। देखो, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द मैनर एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपका जो किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है वो कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। विच में इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑप्शन, मतलब यहां पे आपको सबमिशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको ऑनलाइन भी करना पड़ सकता है। अब ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है हमें सेक्शन 8 सबसेक्शन 2। सेक्शन 8 जो है किस चीज का है? तो सेक्शन 8 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेक्शन 8 ऑफ एमवी एक्ट 1988। अब देखो किसने क्या बोला? इन द मैनर इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मैनर इस्टेब्लिश करना है, वो बताना है कि किस तरीके से आपको फी भरनी है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अब ये कहां पे मिलेगा आपको? तो ऑब्वियस है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, इसका मतलब ये कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा हमें सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अंदर। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बताया है, तो अब सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल को पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें जो है उसको एप्लीकेशन करना है, उसको फॉर्म फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ देने हैं, कितनी फी हमें पे करनी पड़ेगी, वो सब कुछ चीजें जो है हम यहाँ पे देखने वाले। देखो अब आएगा सबसेक्शन 3, CMVR को भी देखेंगे, उसको देखते पहले। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 सॉरी, एवरी एप्लीकेशन सबमिटेड टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल एज आउटलाइन इन सबसेक्शन 1 मस्ट इंक्लूड अ मेडिकल सर्टिफिकेट। अब अगर आपके को अगर किसी भी RTO को, किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, और अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो उसके केस में मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी होता है। दिस सर्टिफिकेट मस्ट फॉलो द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन इसका फॉर्मेट आपको कौन देगा? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। अगेन ये फॉर्मेट आपको CMVR प्रोवाइड करने वाला है। एंड बी साइंड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट आपको बताएगी कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप दे रहे हो उसके ऊपर तो इसकी कौन से डॉक्टर की साइन होना कंपलसरी है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं उसकी प्रोसीजर कि किस तरीके से आप जो है लाइसेंस के लिए यहां पे अप्लाई करोगे। देखो लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन इन फॉर्म 1, 1A एंड 2, आपको इसमें जो है एप्लीकेशन करना है। फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन, फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट, और फॉर्म 2 जो है आपका एप्लीकेशन के लिए होता है। दूसरे बात, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो उसके बाद होता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल फिटनेस बाय इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल। आपके पास वो एप्लीकेंट आएगा जब आप कल चल के वर्दी में जाओगे, आपका सिलेक्शन होगा, आपके पास वो एप्लीकेंट आएगा, उसके पेपर जो भी उसने फॉर्म भरा है उसको लेके, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके साथ भरी हुई फी की रिसिप्ट होगी, वो सब कुछ चाहिए आपके पास आएगा। आपको क्या करना है? वो जो पेपर्स है उनको वेरीफाई करना है कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं है, कुछ कम तो नहीं है इसमें, तो उसको उस चीज जो है उसको और बोलना है कि भाई इसके साथ में ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको आप ऐड कर लीजिए, उसको आप ज्वाइन करिए। उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस उसका वेरीफाई करना है कि भैया उसके हाथ पांव जो है वो ठीक है कि नहीं, सब कुछ चीजें ओके है कि नहीं। उसके बाद वो पेमेंट ऑफ फी करेगा, फोटो एंड थंब इंप्रेशन उसका लिया जाएगा। उसके बाद उसकी कंप्यूटराइज टेस्ट होगी, कंप्यूटराइज टेस्ट होती है, अगर वो टेस्ट में वो पास होता है तो उसको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि वो लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है, या फिर उसको हम डायरेक्टली बाय हैंड फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। या फिर जो है वो फेल होता है तो उसको जो है ये कंप्यूटराइज टेस्ट जो है इसको रीअपियर करना पड़ेगा, रीअपियर।
ठीक है, रीअपियर एज द ऑफिस प्रोसीजर, तो इसको आप रीअपियर करना पड़ेगा। अगेन वो अगर पास होता है तो उसको जैसे ही वो पास होगा उसको जो है लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से इसकी प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर मैंने कहां से लाई, तो ये प्रोसीजर मैंने लाई सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल से। अब देखते हैं उसको पढ़ते हैं। देखो CMVR 10 क्या है, CMVR 10, CMVR 10 मुझे बोलता है एप्लीकेशन फॉर लर्नर्स लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से आपको जो है एप्लीकेशन करना है। और ये कहां से आया, तो आपका सेक्शन 8 जो था उसमें ही लिखा हुआ था कि आपको फीस, आपको फॉर्मेट, आपको किसका फॉर्मेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये सब कुछ कौन बताने वाला है, ये सब कुछ बताने वाले है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां से जो पावर मिली उसको स्पेसिफाई करने की, उस पावर को यूज करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे बताया कि CMVR 10 नंबर का रूल बनाया। और उस रूल में उसने लिख दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा अगर मुझे लर्निंग लाइसेंस को निकालना है। तो देखते हैं अभी उसको। देखो, एप्लीकेशन शाल बी मेड इन फॉर्म 2 अलॉन्ग विथ, किसमें फॉर्म करना है, एप्लीकेशन फॉर्म 2 में करना है। उसके साथ साथ क्या ज्वाइन करना है और क्या लगाना है, तो लगाना है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 1A इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अभी अभी जैसे हमने बात की थी, कहां पे लिखा था ये, तो सेक्शन 8 उसका सब सेक्शन 3 वो बोलता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसका जो फॉर्मेट है वो कौन सेट करेगा, फॉर्मेट सेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मेट सेट कर दिया ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्म 1A। कहां पे मिल जाएगा, तो सर आपका जो CMVR है उसके अंदर आपको ये फॉर्म 1A मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 1। फॉर्म 1 का भी एक फॉर्मेट है। फॉर्म 1 में सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, वो खुद को अप्लीकेंट को भरना होता है, वो आपको यहाँ पे उसके साथ अटैच करना है। नेक्स्ट चीज है 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फीस एज स्पेसिफाइड इन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 32। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस क्या क्या हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन रेसिडेंस का प्रूफ आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से या फिर आपका इलेक्ट्रोल का जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड आपके पास आता है वो है। तो इस तरीके से प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको ज्वाइन करने होंगे, प्रूफ ऑफ एज आपको ज्वाइन करना होगा। और लास्ट में, इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव एन अडॉप्टेड व्हीकल, अब मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 1A ये तो ज्वाइन करना ही है, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको यहाँ पे देना होगा, उसके साथ अटैच करना होगा। तभी जाके जो है आपका जो लाइसेंस का जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन है वो अभी तैयार होता है। फॉर्म 2 आ गया, फॉर्म 1A आ गया इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर्म 1 आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन, 3 रिसेंट साइज फोटोग्राफ्स आ गए, उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आ गया, प्रूफ ऑफ एज आ गया। अगर अडॉप्टेड व्हीकल है तो उसके केस में आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आ गया, और फॉर्म 1A जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया। उसके साथ साथ फीस आपको पे करनी है। ये सब कुछ चीजें अगर स्टेपलर लगा के ये सब कुछ चीजें आप लेके जाते हो तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद क्या कार्रवाई होगी उसके ऊपर, तो उसके बाद जो है फिर क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी उसकी बात करते हैं। देखो, एविडेंस एज टू द करेक्टनेस ऑफ एड्रेस एंड एज। अभी यहाँ पे जो आपने देखा होगा, इसके पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये जो पर 3 आपका जो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और प्रूफ ऑफ एज। अब इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर किया जाता है वो भी किसने बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो चीज है उस CMVR 4 के अंदर बताई है। तो CMVR 4 रिलेट करता है, देखो आपका एविडेंस एज टू करेक्टनेस ऑफ एड्रेस एंड एज। एविडेंस एज टू द करेक्टनेस ऑफ एड्रेस एंड एज, पहला है आधार कार्ड कंसीडर किया जाएगा, दूसरा है इलेक्शन कार्ड कंसीडर किया जाएगा, तीसरी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास होगी, आपने निकाली होगी तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा एज एड्रेस प्रूफ और एज एज प्रूफ। नेक्स्ट है पासपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, पेमेंट स्लिप इश्यूड बाय स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट, उसको भी कंसीडर किया जाएगा एज एड्रेस एंड एज प्रूफ। अब ये भी क्लियर होनी चाहिए चीज, इसमें से कोई भी एक चीज जो है या फिर मैक्सिमम 2 जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ जो है अटैच कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने क्या देखा, सेक्शन 3 से लेके हम स्टार्ट हुए, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, सेक्शन 7, सेक्शन 8। अब हमने देखा CMVR 3, CMVR 4, CMVR 10। ठीक है, अब तक हमें यह पता हो गया कि किस तरीके से हमें लर्निंग लाइसेंस का जो है वो एप्लीकेशन करना है।
आगे बात करते हैं सेक्शन 8 के। सेक्शन 8 में अब जो है हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 4, सब सेक्शन 4 हम यहाँ पे जो है पढ़ रहे हैं। इफ फ्रॉम द एप्लीकेशन और फ्रॉम द मेडिकल सर्टिफिकेट रिफर्ड टू इन सेक्शन सबसेक्शन 3, किसके सबसेक्शन 3? सेक्शन 8 का। अभी अभी हमने देखा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ऐसा सबसेक्शन 3 कहता है। तो अब उसके ऊपर ही बात हो रही। देखो, from the application or from the medical certificate referred to in subsection 3, it appears that applicant is suffering from any disease, मतलब जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर रहे हो, एप्लीकेंट प्रोवाइड कर रहा है, उससे अगर ये समझा जाता है कि अगर उसके पास कोई डिसीज है या फिर वो कोई डिसेबिलिटी से अवे करता है, डिसेबिलिटी उसके पास है, डिसेबिलिटी या डिसीज विच इज लाइकली टू कॉज द ड्राइविंग बाय हिम ऑफ अ मोटर व्हीकल of the class which is would be authorized by the learner's license applied for to drive to be source of danger, मतलब उससे ये पता चलता है कि वो अगर पर्टिकुलर आदमी या फिर वो पर्टिकुलर अगर पर्सन किसी व्हीकल को चलाता है और चलाने के बाद जो है उसको जो है वो कंट्रोल नहीं होने वाली, या फिर इस तरीके से होगा कि उसको चलाने से जो है अदर जो रोड यूजर्स है उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है, डेंजर हो सकता है। ठीक है, डेंजर टू द पब्लिक or to the passengers, the licensing authority shall refuse to issue the learner's license, मतलब ऐसा अगर होता है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कहता है कि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है या फिर आपके पास कुछ डिसेबिलिटी है और जिसकी वजह से जो है आपका जो रोड पे जो आप व्हीकल को चलाओगे तो अदर रोड यूजर्स को उसके साथ जो है वो खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है, तो फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है आपको लाइसेंस देने से क्या हो सकता है, मना कर सकती है। आपको लाइसेंस देने से वो क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट अ लर्नर्स लाइसेंस लिमिटेड टू ड्राइविंग एन अडॉप्टेड व्हीकल। अब देखो ऐसा कंडीशन है, बट अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो आपको जो है अडॉप्टेड व्हीकल का लाइसेंस मिल सकता है। बट एक चीज ध्यान में रखना, अडॉप्टेड व्हीकल का लाइसेंस लेते समय अडॉप्टेड व्हीकल आपके पास होनी चाहिए, और जब आप अडॉप्टेड व्हीकल का लाइसेंस ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उस लाइसेंस के ऊपर आप अकेले ट्रेवल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे 4 दोस्त है भाई मैं उसको भी उस व्हीकल के अंदर बिठा रहा हूं और चला रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड टू ड्राइविंग एडॉप्टेड व्हीकल मे बी इशूड टू द एप्लीकेंट इफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट ही इज फिट टू ड्राइव सच अ कैरेज। तो आपको अगर यहाँ पे इस तरीके से कोई डिसेबिलिटी है तो जो रेगुलर लर्निंग लाइसेंस है वो रिफ्यूज किया जा सकता है, वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बट आपको उस केस में जो है अडॉप्टेड व्हीकल का लाइसेंस मिल सकता है। ये चीज यहां पे कंप्लीट होती है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8। आगे बढ़ते हैं, अब सीएमवीआर 5 की बात करते हैं। सीएमवीआर 4 देखा था, अब सीएमवीआर 5। ये मैं इसीलिए ऑर्डर इसीलिए ला गया हूं क्योंकि वो लिंक अप होता है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, ऐसा रैंडम मुझे कुछ भी लगता है तो मैं कुछ भी ऑर्डर लेके चलता हूं, ऐसा नहीं होता है, वो लिंक अप है, इसलिए वो चीज हम लिंक में पढ़ रहे हैं। भाई एक लिंक लगनी चाहिए हमें कि क्या हम पढ़ रहे हैं वो चीज को। देखो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 5 क्या बोल रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहा है। देखो, फॉर एप्लीकेशन ऑफ लर्नर्स लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस और एडिशन ऑफ अनदर क्लास और रिन्यूअल शैल अकम्पनीड बाय अ फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर फिजिकल फिटनेस। ये कौन फील करता है, तो ये खुद जो एप्लीकेंट है वो फील करता है। उसके साथ साथ और क्या चीज होनी चाहिए, एंड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल अकम्पनीड बाय फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट अपॉइंट करता है डॉक्टर, और कौन सा डॉक्टर, जो डॉक्टर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी वो डॉक्टर जो है उस डॉक्टर से आपको जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। उसका फॉर्मेट है फॉर्म 1A। आगे बढ़ते हैं, जनरली द मेडिकल सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 6 मंथ। उसकी वैलिडिटी दिया है 6 मंथ की फ्रॉम दिस डेट ऑफ इशू, and it shall be accompanied by a passport size copy of the photograph of the applicant। मतलब जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपका एक फोटोग्राफ भी होना चाहिए कि यही इसी पर्टिकुलर आदमी का ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो सीएमवीआर 5 बोलता है आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। आगे है सीएमवीआर 6 मेरा। सीएमवीआर 6 क्या बोलता है उसकी बात करते। देखो सीएमवीआर 6 बोलता है एनी इंडिविजुअल हु आफ्टर द स्टार्ट डेट ऑफ दिस रेगुलेशंस has submitted a medical certificate in relation to obtaining a learner's license or a driver's license, whether for the initial issuance or for the
एडिंग अनदर कैटेगरी ऑफ मोटर व्हीकल टू देयर एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स लाइसेंस विल नॉट नीड, देखो उसको जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, विल नॉट नीड टू प्रोवाइड अ मेडिकल सर्टिफिकेट अगेन अनलेस दे आर अप्लाइंग फॉर द रिन्यूअल ऑफ अ ड्राइवर्स लाइसेंस। अब पढ़ा तो सब कुछ चीजें, आपको ध्यान में नहीं आया होगा कि ये कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है उसकी बात करते हैं। देखो इधर उसका कहना यह है CMVR 6 के अकॉर्डिंग कि अगर आप पहली बार लर्निंग लाइसेंस निकाल रहे हो, लर्नर्स लाइसेंस निकाल रहे हो, और उसके बाद आप ऑब्वियस है ड्राइविंग टेस्ट दोगे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालोगे, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज। तो होता यह है कि जब आप लर्नर्स लाइसेंस निकालते टाइम पे अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस निकाल रहे हो, ट्रांसपोर्ट, तो आपको मेडिकल इन फॉर्म 1A कंपलसरी होता है देना, ठीक है, कंपलसरी होता है, आपको देना ही होता है। बट अगर उसके बाद, हाँ उसकी बात देखो, इस मेडिकल की वैलिडिटी कितनी होती है, तो 6 मंथ के लिए। अभी अभी हमने देखा ना कि इस मेडिकल की वैलिडिटी है 6 मंथ। और ये जो लर्निंग लाइसेंस होता है इसकी वैलिडिटी भी होती है 6 मंथ, दोनों की वैलिडिटी है 6 मंथ। पर आपको ये भी चीज पता होगी कि ये ड्राइविंग लाइसेंस जब आप निकाल रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन आप करोगे, कब करोगे, बिफोर दी वैलिडिटी, मतलब जब तक इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती उसके पहले आपको एप्लीकेशन करना है। हाँ, इसके पहले ना, बिफोर एक्सपायरी ऑफ लर्निंग लाइसेंस, बिफोर एक्सपायरी ऑफ लर्निंग लाइसेंस आपको जो है इसके लिए अप्लाई करना है। तो ये जो CMVR 6 है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना तब जाके आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है भाई 6 मंथ के लिए वैलिड होता है और ये भी 6 मंथ वैलिड है। तो जब आप यहां पे एंट्री करोगे, यहां पे जो आप एप्लीकेशन करोगे तो एप्लीकेशन तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ LL करोगे ना, मतलब बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ करोगे, और 6 मंथ के लिए तो ये ऑलरेडी चल रहा है ना, इसकी वैलिडिटी ऑलरेडी चल रही है, तो आपको दोबारा से जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है CMVR 6। जब आप पढ़ोगे ना उसको तो समझ में कुछ नहीं आएगा, इस तरीके से लिंकअप करना पड़ेगा वो चीज को, ठीक है। आप दोबारा से देखो, आप समझ आएगा चीज। अब चलते प्रीवियस, अब देखो, अब पढ़ो उसको। Any individual who after the start date of this regulations has submitted a medical certificate in relation, submitted बोला देखो, submitted in relation to obtaining a learner's license, learner's license के टाइम पे उसने सबमिट किया है, और a driver's license whether it for initial issuance or for adding another class of vehicle to their existing license will not need, उसको जरूरत नहीं होगी to provide a medical certificate again कब तक नहीं होगी, अनलेस दे आर अप्लाइंग फॉर द रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ऑब्वियस है जब आप रिन्यूअल करोगे तो रिन्यूअल के टाइम पे आपको लाइसेंस देने मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, बट जब आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालोगे तब आपको उसकी जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये जो है CMVR 6 जो है आपको कहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले CMVR की तरफ, CMVR 7 देखो क्या है। A photograph shall be affixed at the place shown in form 1A। अभी जैसे हमने देखा ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, तो वो इस तरीके से आपको लगाना है, shown in the form 1A मेडिकल प्रैक्टिशनर shall sign and seal। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो इस फोटो के ऊपर इस तरीके से कुछ साइन करेगा और यहाँ पे उसका सील लगाएगा, ठीक है, और वो साइन और सील कौन लगाएगा वो स्पेसिफाई करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि कौन से डॉक्टर के पास आपको जाके ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। बट ऐसा बोला गया है कि शैल शाइन एंड सील द सेड फोटोग्राफ सच दैट सिग्नेचर एंड सील अपीयर्स पार्टली ऑन फोटोग्राफ एंड पार्टली ऑन अ फॉर्म। मतलब आधी साइन जो है वो इस पर्टिकुलर फोटो के ऊपर होनी चाहिए, आधी साइन जो है फोटो के नीचे जो फॉर्म है उसके ऊपर होनी चाहिए, और सील का भी वही चीज है, आधा सील फोटो के ऊपर होना चाहिए, आधा सील जो है आपके फॉर्म के ऊपर होना चाहिए। तो ये है आपका CMVR 7। इसके अंदर हमने पूरी बात की कि मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से केस में लगता है, कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट जो बोलेगी वो पर्टिकुलर डॉक्टर देगा,
कौन से फॉर्मेट में देता है, फॉर्म 1A में देता है। लगता कब है, जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये सब कुछ चीजें इसके अंदर हमने कवर की हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज है मेरे पास सेक्शन 8 से रिलेटेड। क्या सेक्शन 8 है, देखो उसको देखते हैं। सबसेक्शन 5, नो लर्नर्स लाइसेंस शैल बी इशूड टू एनी एप्लीकेंट अनलेस, कब तक, जब तक ही सेटिस्फाइड सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कंडीशन जो बताएगी, वो कंडीशन जब तक कोई भी पर्सन या फिर कोई भी जो आपका एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं करता, तब तक उसको जो है वो लर्निंग लाइसेंस नहीं मिलने वाला। कौन सी कंडीशन है, तो कंडीशन है आपकी CMVR 11 में दी हुई है। CMVR 11 कहता है कि लर्निंग लाइसेंस अगर आपको निकालना है तो आपको कोई एक टेस्ट देना होगा। जो टेस्ट को बोला जाता है स्टाल टेस्ट, STALL, स्टाल टेस्ट। इस तरीके से देखो, स्क्रीन टेस्ट एड फॉर लर्नर्स लाइसेंस, ये जब तक आप टेस्ट पास नहीं करोगे आपको लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो CMVR जो 11 है वो टेस्ट के बारे में बताता है। क्या टेस्ट के बारे में बताता है उसको देखो, टेस्ट के बारे में बता रहा है, विद इन 7 days ऑफ द सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ लर्नर्स लाइसेंस एज पर रूल 10, ईच एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ ऑनलाइन ट्यूटोरियल फोकस्ड ऑन अ सेफ ड्राइविंग। मतलब ऑनलाइन आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, उस एग्जाम जो फोकस होगी वो सेफ ड्राइविंग के ऊपर फोकस होगी। क्या क्या पूछा जाएगा उसके अंदर, तो देखो सब रूल 2 बोलता है इट इंक्लूड्स अ MCQ ऑन अ फॉलोइंग मैटर्स। कौन से MCQ होंगे, ट्रैफिक साइंस से रिलेटेड MCQ होंगे, ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर से रिलेटेड MCQ उस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल पासिंग एन अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग। इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, उस तरीके से MCQ आपको पूछे जाएंगे। टॉपिक से ये दिए हुए कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको MCQ पूछे जाने वाले हैं उस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ही शुड कैरी व्हाइल ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल। तो इस तरीके से आपके टॉपिक्स है, वो टॉपिक से ऊपर एक MCQ की टेस्ट बनेगी, वो टेस्ट आपको सॉल्व करना है और उसके बाद ही जो है आपको लर्निंग लाइसेंस मिलने वाला है। उसके बाद सब रूल 4 कहता है, देखो सब रूल 4 क्या है, द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड टू हैव सक्सेसफुली पास द टेस्ट। ऐसा कब समझा जाएगा कि आपने टेस्ट कंप्लीट पास की है, कब समझा जाएगा, टेस्ट मेंशन इन सबसेक्शन 3 इफ दे करेक्टली आंसर एटलीस्ट 60% ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब आपको कम से कम जो है 60% मार्क जो है उस टेस्ट में लाने पड़ेंगे, तब जाके ऐसा समझा जाएगा कि वो जो टेस्ट है आपने क्या किया है, पास किया है। ये जो चीज है, अगेन यहाँ पे मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखता हूं क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में ये पूछी गई है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, सब रूल 5 की बात करते हैं। द प्रोविजन आउटलाइन इन सब रूल 1 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट। सब रूल 1 में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। सब रूल 1 में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं, पहले पीछे जाओ। सब रूल 1 में देखो क्या है, सब रूल 1 में, सब रूल 1 बोलता है कि टेस्ट देनी है आपको। टेस्ट कितने दिन के अंदर देनी है, विद इन 7 days। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोला है द प्रोविजन आउटलाइन इन सब रूल 1 शैल नॉट एप्लीकेबल। मतलब टेस्ट किन चीजों, किन लोगों को या फिर टेस्ट किन लोगों को या फिर किन एप्लीकेंट्स को यहां पे नेसेसिटी नहीं है, टेस्ट आपको कब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कौन से कंडीशन के अंदर, इफ इंडिविजुअल्स हु पजेसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, अब मुझे जो है कार का लाइसेंस निकालना है, तो पहले मेरे पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है ना, तो उस केस में मुझे ये लाइसेंस की वाली जो टेस्ट है वो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, वो चाहे किसी भी क्लास का हो। दूसरी चीज, इंडिविजुअल्स हुज ड्राइविंग लाइसेंसेस हैव एक्सपायर्ड, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हुआ है, उसके पास तो पहले था बट एक्सपायर्ड हुआ है, तो उसको भी ये जो टेस्ट है वो नहीं देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इंडिविजुअल्स हु होल्ड अ लर्नर्स लाइसेंस दैट वाज इशूड और रिन्यूड बिफोर दिस रूल्स केम इनटू इफेक्ट। मतलब है कि जिनके पास ऑलरेडी लर्निंग लाइसेंस भी है उनको भी जो है ये टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, टेस्ट के लिए कौन किन किन लोगों को एग्जम्पशन है, ये चीज यहां पे पूछी गई है। नेक्स्ट है 4, और किसको एग्जम्पशन है, देखो इंडिविजुअल्स हु हैव रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग adequate knowledge and understanding of the topic mentioned in rule 24 issued by any driving school or establishment specified in section 12 of the act। मतलब किसी ड्राइविंग स्कूल ने आपको अगर कोई सर्टिफिकेट दिया है, वो सर्टिफिकेट कहता है कि इन पर्टिकुलर एप्लीकेंट को एडिक्वेट नॉलेज है ट्रैफिक साइंस का, ट्रैफिक रूल का, तो ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इन कंडीशन के अंदर भी आपको जो है
ये वाली जो टेस्ट है वो देना कंपलसरी नहीं है। आगे बात करते हैं, इंडिविजुअल्स हु पजेसेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग टेक्निक्स, ऐसा सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग टेक्निक्स का, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको जो है ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट है मेरा सेक्शन 8 सबसेक्शन 6। When a person has properly submitted an application to the licensing authority, आपने सब कुछ चीजें करी है, फी भरा है, सब कुछ फॉर्म 1, फॉर्म 1A, फॉर्म 2, सब कुछ आपके रेसिडेंस एंड एज के प्रूफ, फीस, सब कुछ चीजें हो गई है। उसके बाद देखो क्या होगा, एंड दैट पर्सन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टू द अथॉरिटी दैट दे आर फिजिकली फिट, मतलब आप फिजिकली फिट हो, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, एंड दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टेस्ट, मतलब आपने टेस्ट भी कंप्लीट किया है जो कि स्टाल्स टेस्ट होता है, टू द अथॉरिटी सेटिस्फैक्शन, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शाल इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 7 ग्रांट द इंडिविजुअल्स अ लर्नर्स लाइसेंस, मतलब आप जो है आपको जो है यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लर्निंग लाइसेंस फिर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ चीजें होने के बाद आपको आपका लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, इट इज फर्दर स्टिपुलेटेड दैट अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज ऑथोराइज्ड टू इशू अ लर्नर्स लाइसेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड इन अ मैनर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि लर्निंग आपका जो लर्निंग लाइसेंस मिलेगा आपको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मिल सकता है। किस तरीके से, जिस तरीके से आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो प्रोसेस बोलेगा फॉलो करने के लिए, अगर वो प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो आपको जो लर्निंग लाइसेंस है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मिल सकता है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 7 की। सबसेक्शन 7 की बात कर रहे हैं, सबसेक्शन 7 की बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज बिलीव्स दैट इट इज नेसेसरी और एप्रोप्रिएट may create rules to exempt certain groups of people from the requirement of subsection 3, subsection 5 और both। मतलब ये कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि और भी कुछ एग्जाम्पशन देने चाहिए कुछ ग्रुप्स को या फिर कुछ लोगों को एग्जाम्पशन देने चाहिए, तो वो जो है उनके लिए जो है अलग से जो है रूल को बना सकता है। कौन से, सबसेक्शन 3 वाला जो चीज है उसमें और सबसेक्शन 5 वाला जो चीज है उसमें। आप बोलोगे सर सबसेक्शन 3 वाला कौन सा चीज है, तो सबसेक्शन 3 वाला चीज क्या है, देखो सबसेक्शन 3 वाला चीज है, हाँ 3 और 5 बोला ना, तो 5 में बोला है टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट में किस लोगों को और एग्जाम्पशन देना है उसके लिए भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो रूल है उसको बना सकती है अगेन। और नेक्स्ट, हाँ this exemption can be either complete or subjected to specific conditions and outlined in the rules। तो इस तरीके से ये चीज हो जाएगी कि और भी कुछ लोगों को एग्जाम्पशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 5, सब रूल 5 सॉरी। हाँ नेक्स्ट सबसेक्शन 8। अब सबसेक्शन 8 की बात करते हैं। एनी लर्नर्स लाइसेंस फॉर ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल दैट इज वैलिड इमीडिएटली बिफोर दिस एक्ट comes into effect shall upon the enactment of this act be considered valid for operating a motorcycle regardless of whether it has gears or not। मतलब ये कि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल विथ गियर का लाइसेंस है तो ऑटोमेटिकली जो है आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर की जो व्हीकल है उसको चला सकते हो। मतलब अगर विद गियर का लाइसेंस है तो विदाउट गियर आप चला सकते हो। बस इसके उल्टा इसका जो वाइस वर्सा अगर हम करेंगे तो वो जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब ये कि विद गियर है तो विदाउट गियर की व्हीकल्स को आप चला सकते हैं, बट उल्टा आप नहीं कर सकते। इसके अपोजिट में जो चीज है वो आप नहीं कर सकते, इसके अपोजिट में जो चीज है उसको आप नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं CMVR 12 की। CMVR 12 की बात करते हैं। देखो, application shall be signed by the parent or guardian of the applicant if he does not attain the age of 18 years and he requires a learner's license for driving motor vehicle without gear having engine capacity below 50 cc। इसके लिए 16 ईयर की लिमिट है, और जब जब 16 ईयर का वैलिड लाइसेंस आता है तो उसके लिए आपका पेरेंट या फिर आपके जो गार्डियंस है उनकी साइन लगती है। किसके ऊपर, जो एप्लीकेशन आप लर्निंग लाइसेंस के लिए कर रहे हो फॉर्म 2 में, उसके ऊपर पेरेंट और गार्डियन की साइन लगती है, तभी जाके जो है वो लर्निंग लाइसेंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 12। नेक्स्ट सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 13 क्या बोलता है, देखो सब रूल 1,
ईच लर्नर्स लाइसेंस विल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन अ प्रिंटेबल फॉर्म 3। लर्नर लाइसेंस आपको कौन से फॉर्मेट में मिलेगा? फॉर्म 3 में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट में मिलेगा, फॉर्म 3 में फॉर्मेट एज सुन एज कंडीशंस आउटलाइंड इन रूल 11 हैव बीन सक्सेसफुली मीट। मतलब सीएमवीआर 11 में क्या बोला है? आपका टेस्ट के बारे में बोला है। जब आप टेस्ट पास कर जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है फॉर्म 3 में जो है लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। करेक्ट है? ओके। सब रूल 2 बोलता है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट the licensing authority may issue a learner's license in electronic format after confirming the identity of the applicant। मतलब ये कि आपको जो है लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए किसके सामने जाना होगा? तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने जाना होगा। वो आपकी फिजिकल फिटनेस चेक करेगी, वो आपको आइडेंटिटी चेक करेगी, आपका आधार कार्ड देखेगी, आपको जितने भी रेसिडेंस ऑफ प्रूफ लगे हैं या फिर प्रूफ ऑफ एज लगा हुआ है वो सबको देखेगी, आपकी आइडेंटिटी क्रॉस चेक करेगी और उसके बाद जो है आपको लाइसेंस जो है वो मिलने वाला है। आगे, दिस वेरिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग एन ई सिग्नेचर। ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर एनी अदर मेथड ऑफ सिग्नेचर और वेरिफिकेशन दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी भी किसी टेक्निक से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलता है तो आपका वेरिफिकेशन हो सकता है और उसके बाद ही जो है आपको जो है लर्निंग लाइसेंस मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो चीज है जो कि रिलेटेड था आपके लर्निंग लाइसेंस से, वो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंदी है बट नो प्रॉब्लम, पूरा जो चीज है रिलेटेड टू योर लर्निंग लाइसेंस वो यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ। इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ अगर आप स्टेट के रूल्स को अटैच करते हो तो फिर जो है आपका लर्निंग लाइसेंस वाला जो चीज है वो सेक्शन है, चाहे वो फिर एक्ट में हो, चाहे वो फिर आपका सीएमवीआर में हो, चाहे वो फिर आपका स्टेट रूल में हो, वो जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए अब यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे जहां पे हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। अब ये जो पूरी चीज है हमने यहाँ पे बात की लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड, अगले लेक्चर में बात करेंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके पास टेलीग्राम होना जरूरी है। टेलीग्राम पे आप @RTO India 11 ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। और जो है इसके बाद जो है हम जो है हमारा कांटेक्ट होगा और आपके पास जितने भी कुछ डाउट्स है या फिर कुछ सजेशंस है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।